नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच जो दूरियां बढ़ रही हैं, उन्हें और बढ़ाने की कोशिश में बांग्लादेश जुटा हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि अब बांग्लादेश हिंदुस्तान पर ही उसके देश में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाने लगा है। दुनिया के दबाव में बांग्लादेश ने ये स्वीकार तो कर लिया कि हिंदुओं पर हमले हुए हैं, लेकिन साथ ही आरोपियों का ये कहते हुए बचाव भी किया कि जिन लोगों पर हमले किए गए वो लोग शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए थे। धार्मिक पहचान के चलते ये हमले नहीं हुए हैं। साफ है, अब बांग्लादेश और हिंदुस्तान में और बढ़ेंगी दूरियां। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। सीरिया में अमेरिका का खेल आया दुनिया के सामने। नेतन्याहू को कोर्ट के कटघरे में किया गया खड़ा। और चलते चलते में देखेंगे अब म्यांमार में तख्ता पलट की तैयारी। बांग्लादेश में 4 महीने पहले तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। वो हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं। हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे। बाद में कार्यवाहक सरकार के प्रमुख सलाहकार और कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस ने इस बात को कबूल भी कर लिया था कि बांग्लादेश में प्रदर्शन के पीछे विदेशी साजिश थी। अमेरिका शेख हसीना को सत्ता से हटाना चाहता था और शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में उसका भी रोल था। लेकिन शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद भी स्थिति शांत होती नहीं दिख रही है। खास तौर पर पिछले 4 महीने से वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू धर्म गुरुओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो मोहम्मद यूनुस ये बात मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं कि हिंदुओं पर एक भी हमला हुआ है। हाल ही में हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर भी गए थे। तब उन्होंने बांग्लादेशी नेतृत्व के साथ बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों पर हमलों के मुद्दे को उठाया था और हिंदुस्तान की चिंताओं को भी बांग्लादेश के सामने उठाया, जिसके बाद बांग्लादेश ने स्वीकार किया कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में 88 घटनाएं हुई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि इन घटनाओं में आरोपियों के खिलाफ बांग्लादेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि 5 अगस्त से 22 अक्टूबर तक अल्पसंख्यकों से संबंधित घटनाओं में कुल 88 मामले दर्ज किए गए हैं। अक्टूबर के बाद कोई मामला दर्ज हुआ, इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ ये कहा कि क्योंकि सुनामगंज, मध्य गाजीपुर और दूसरे क्षेत्रों में भी हिंसा के नए मामले सामने आए हैं, हमलावरों का एक तरह से बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ पीड़ित पिछली सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य रहे हों। हिंदुओं पर उनकी आस्था के कारण हमला नहीं किया गया। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने हिंदुस्तान में बनी बेडशीट को सार्वजनिक रूप से फूंक दिया। बीएनपी नेता ने कहा कि ये बेडशीट भारत के जयपुर में बनी है, जो राजस्थान की राजधानी है। ये बेडशीट जयपुर टेक्सटाइल ने बनाई है। हम हिंदुस्तानी आक्रमण के विरोध में ऐसा कर रहे हैं। ढाका के तेजगांव स्थित अपने कार्यालय में यूरोपीय देशों के राजनयिकों के साथ बैठक के दौरान अपील की है कि वे बांग्लादेशियों के लिए अपने वीजा केंद्रों को दिल्ली से हटाकर ढाका या किसी अन्य पड़ोसी देश में स्थापित करें। यूनुस ने हिंदुस्तान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बांग्लादेशियों के लिए वीजा पर भारत के प्रतिबंधों ने कई छात्रों के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है, जो यूरोपीय वीजा के लिए दिल्ली की यात्रा नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण यूरोपीय विश्वविद्यालय प्रतिभाशाली बांग्लादेशी छात्रों से वंचित रह रहे हैं। वीजा कार्यालयों को ढाका या किसी नजदीकी देश में स्थानांतरित करने से बांग्लादेश और यूरोपीय संघ दोनों को लाभ होगा। साफ है कि बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है, जो शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से ही लगातार खराब हो रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे सीरिया में हुए तख्ता पलट की। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद मॉस्को भाग गए हैं। जिस सीरिया में कभी असद खानदान का बोलबाला था, आज वहां उनके परिवार का कोई नहीं बचा। देश में जगह जगह पर बशर और उनके पिता की निशानियों को मिटाया जा रहा है। राजधानी दमिश्क में जश्न मनाते लोगों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। और इस बीच सीरिया में विद्रोही गुट का कब्जा होने के बाद हिंदुस्तान की भी परेशानी बढ़ गई है। हिंदुस्तान ने दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे से पहले ही एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों से सीरिया छोड़ने को कहा था, लेकिन एडवाइजरी काफी देर से जारी की गई, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद राजधानी सहित पूरे सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। इस बीच अब राहत की खबर यह आ रही है कि सीरिया में रहने वाले 75 हिंदुस्तानी नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब ये नागरिक लेबनान के रास्ते भारत लौटेंगे। निकाले गए लोगों में जम्मू और कश्मीर के 44 जायरीन शामिल थे, जो सैदा जैनब में फंसे हुए थे। तो दूसरी तरफ अमेरिका का दोहरा चरित्र एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है।
एक तरफ अमेरिका विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम HTS, जो अलकायदा का ही एक संगठन माना जाता है। HTS को अमेरिका अभी तक आतंकी संगठन मानता रहा है। अमेरिका पर यह आरोप लगाए जा रहे थे कि अमेरिका सीरिया में अपने फायदे के लिए अलकायदा को सत्ता में आने के लिए मदद कर रहा है। और अब अमेरिका की तरफ से इस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं। जब बाइडेन सरकार की तरफ से संकेत दिया गया कि जिसे अमेरिका आतंकी संगठन मानता है, उसकी सरकार को वो मान्यता देने को तैयार है। एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने को तैयार नहीं है, लेकिन HTS की सरकार को मान्यता देने में वो बेहद जल्दबाजी दिखाता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका सीरिया में समूहों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के अपदस्थ होने के बाद सत्ता का हस्तांतरण सुचारू रूप से हो। उन्होंने ये नहीं बताया कि सत्ता हस्तांतरण के लिए वो किस गुट के साथ बात करेगा। जाहिर है, जिसे अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया है, उसके साथ वो सत्ता हस्तांतरण की बात खुलेआम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से सीरिया में सत्ता पलट हुआ है, उससे साफ है कि एक सरकार को हटाकर वहां एक आतंकी संगठन को सत्ता में लाने के खेल में अमेरिका का ही हाथ है। और अब अगली खबर में बात इजराइल की। तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICJ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है। इजराइल भले ही ICJ के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नेतन्याहू को कोर्ट के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। ये घटना ऐतिहासिक है क्योंकि इजराइल के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी मौजूदा प्रधानमंत्री ने आपराधिक मुकदमे में आरोपी के रूप में गवाही दी हो। नेतन्याहू ने अपनी गवाही के दौरान अदालत में सहजता दिखाते हुए अपनी बात रखी और आरोपों को निराधार करार दिया। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार को लेकर मामला चल रहा है, जिसमें उनकी गवाही हुई है। तेल अवीव की अदालत में गवाही देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि वो इस पल का 8 साल से इंतजार कर रहे थे ताकि वो सच बोल सके। नेतन्याहू ने खुद को निर्दोष बताते हुए घटनाओं को अपने तरीके से पेश किया और अदालत को अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कुछ बातें बताई। नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने मीडिया के कारोबारियों से अपने और अपने परिवार के लिए सकारात्मक कवरेज पाने के बदले में उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक हितों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन पर एक अरबपति हॉलीवुड निर्माता से सिगार और शैंपेन लेने का भी आरोप है। इन सभी आरोपों को नेतन्याहू ने बेबुनियाद और झूठा बताया। नेतन्याहू ने अदालत में यह बात कही कि उन्हें सिगार अच्छी लगती है, लेकिन वो शैंपेन से नफरत करते हैं। वैसे नेतन्याहू के कोर्ट में पेश होने की खबर पर दुनिया भर की नजरें बनी हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर नेतन्याहू को कोर्ट दोषी ठहरा दिया तो उन्हें PM पद भी छोड़ना पड़ेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ICJ ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। अदालत ने नेतन्याहू पर गजा में युद्ध अपराध, वॉर क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए आरोप तय किए थे। ICJ ने माना कि हमास को मिटाने की आड़ में इजरायली सेना निर्दोषों की जान ले रहा है। इस वारंट के जारी होने के बाद अब नेतन्याहू के लिए दुनिया के कई देशों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं और यहां तक कह दिया है कि अगर नेतन्याहू उनके देश में प्रवेश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और अब चलते चलते में देखेंगे म्यांमार में जुंटा प्रशासन की बढ़ी मुश्किलों को। तो म्यांमार में विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने एक और शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने बांग्लादेश से सटे शहर माउंग दाव पर कब्जा करने का दावा किया है। माउंग दाव अराकान राज्य का उत्तरी इलाका है जो बांग्लादेश से 271 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। न्यूज एजेंसी AP ने अराकान आर्मी के प्रवक्ता थैंग थुखा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि विद्रोहियों ने माउंग दाव में बची आखिरी सैन्य चौकी पर भी कब्जा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने वहां से भाग रहे सेना के जनरल थुरिन तुन को भी पकड़ लिया। हालांकि म्यांमार की सैन्य सरकार की तरफ से अब तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। दरअसल म्यांमार में साल 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था, जिसके बाद स्टेट काउंसलर आंग सान सूकी और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। सूकी फिलहाल राजधानी नेपिता में 27 साल की सजा काट रही है, जबकि मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हलिंग प्रधानमंत्री पद पर काबिज है। सेना ने पहले तो देश में 2 साल के आपातकाल की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया और म्यांमार की इस मिलिट्री सरकार के खिलाफ कई गुट लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया है जिसमें म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी शामिल है। वैसे तो ये गुट कई सालों से म्यांमार की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले इनका मकसद अपने इलाके और समुदाय के हितों की मांग करना था, लेकिन अब वो म्यांमार की सैन्य सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में विद्रोहियों की इस जीत ने जुंटा प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।